हेलो दोस्तों, वेलकम टू बुनियाद। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं 2024 का एसएसटी का फर्स्ट सेट का मान लीजिए ए सबसेट जिसका एग्जाम इस साल हुआ था, लास्ट एग्जाम हुआ था 2024 में। तो मान लीजिए अगर सपोज यही पेपर अगर आपको मिल गया होता, इस साल मिल जाता, तो इसको कैसे आप अप्रोच करते। और सबसे बड़ी बात है कि जो एमसीक्यू आपको नहीं पता है उसको कैसे अप्रोच करना है। क्या ब्लाइंड गेस मारना है कि भाई तुक्का मारो, जो जो होगा देखा जाएगा, या आप ऐसे आप एक स्मार्ट गेस ले सकते हैं। जैसे आप कुछ ऐसा सोचे कि भाई चार ऑप्शन में तो आपका छट जाए, क्योंकि चार में अगर आप एक तुक्का मार रहे हैं तो चांसेस है 25% सही होने के, बट दो में अगर आप एक तुक्का मार रहे हैं तो चांसेस बढ़ के हो जाएंगे 50% सही होने के। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको कैसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें यहाँ काम आता है एलिमिनेशन मेथड। ये आप जो यूजलेस ऑप्शंस हैं उनको आप एलिमिनेट करना सीखें। अब ट्राई करें कि उसको हम एलिमिनेट कर दें और तब जो ऑप्शंस बच रहे हैं उन पे स्मार्ट गेस लिया जाए। चलिए हम इसी मकसद से कि कैसे आपको ये सब मतलब गेस करना चाहिए। दूसरी बात, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है हमारा दायरा उतना ही नहीं रहेगा। इस पेपर के माध्यम से थोड़ा सा ब्रॉड व्यू लेंगे हम लोग कि जो क्वेश्चन पूछे हैं ये इस ग्राउंड पे जो फ्यूचर में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो भी आपको तो आपको उसका भी आइडिया हो जाए कि अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो भी आप उसका आंसर करने मतलब समर्थ हो कि उसको आप मतलब बना सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस हमारा एसएसटी 2024 सेट 1। लेट्स बिगिन। चलिए हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये कह रहा है कि ग्यूसेपे गैरिबाल्डी किस कंट्री से बिलोंग करता था। आसान क्वेश्चन है, आई होप कि आपको इसका आंसर पता हो। जी हाँ, आपका आंसर हो जाएगा इटली। लेकिन क्या ठीक है, जिस टाइप से मान लीजिए पूछा है गैरिबाल्डी के बारे में, तो पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में कौन कौन इम्पोर्टेंट लोग के नाम आए हैं। हो सके नेक्स्ट टाइम पूछ दे कि भाई उनका नाम लेके कि भाई ये कहाँ का था। तो चलिए, तो आपको क्या क्या आपको कहाँ से पता होना चाहिए। एक कह लीजिए आप ग्यूसेपे मैजिनी के बारे में आपने पढ़ा होगा। मैजिनी भी आपका इटली का ही था। तो कुछ बात इसके बारे में सामने देख लेते हैं। मैजिनी का क्या रोल रहा। आप जानते हैं मैजिनी मैजिनी ने पहले तो बात की कि एक मेंबर था, कह लीजिए एक सोसाइटी का नाम था, वो पता होना चाहिए, कार्बोनरी। कार्बोनरी, देखिए यह इसका मेंबर था, फाउंडर नहीं, याद रखिएगा मेंबर था। और फाउंडर था यंग इटली का, यंग इटली का। और था आई थिंक यंग यूरोप शायद, हाँ यंग यूरोप का। तो एक का वो मेंबर था, देखिए आपका वो मेंबर था कार्बोनरी का, और जो फाउंडर था जो आपको सोसाइटी कह लीजिए, एक था यंग इटली, एक था आपका यंग यूरोप। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गैरिबाल्डी का मैजिनी हो गया है। इसके अलावा एक नाम पढ़ा होगा ओटो वान बिस्मार्क। बिस्मार्क आप जानते हैं ये बिलोंग करता है जर्मनी के यूनिफिकेशन से, इसका बहुत बड़ा रोल था जर्मनी को यूनाइट करने में। और आपने पढ़ा होगा क्या कहते हैं ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, आयरन पॉलिसी, लौह और रक्त की नीति, ये भी देन है बिस्मार्क की। आपने एक और नाम पढ़ा होगा काउंट कावोर। काउंट कावोर, ये इसका रोल है, पढ़ा होगा इटली के यूनिफिकेशन में, इटली के यूनिफिकेशन में। इसके अलावा एक नाम पढ़ा होगा ड्यूक मेटरनिच, याद कीजिएगा, ये था ऑस्ट्रिया का। और इसी के करिए देख रेख में ट्रिटी ऑफ वियना बुलाया गया था 18
15 में आप बताइएगा कमेंट करके वो 4 कंट्री 4 नेशंस के लोग आए थे उस ट्रीटी में, वो 4 नेशन कौन कौन थे। ठीक है, इसके अलावा आपने एक नाम पढ़ा होगा किंग केसर विलियम। ये था आई थिंक प्रशिया का किंग था, और कह लीजिए इसी के देख रेख में आपका जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था। तो कैसर विलियम था प्रशिया का। इसके अलावा हमारा एक नाम और आपने पढ़ा होगा, वो था किंग विक्टर इमानुएल सेकंड। आप जानते हैं ये भाई साहब किंग थे सार्डिनिया पिडमोंट के, और कलिजीनी के देख रेख में आपका इटली का यूनिफिकेशन हुआ था। और कह लीजिए आज भी हम बात करते हैं जो ये जगह था, कह लीजिए सार्डिनिया पिडमोंट, वो आज भी इटली का हिस्सा है। तो ये कुछ और नाम थे गैरिबाल्डी के अलावा, आपको ये पता होना चाहिए। कुछ और भी नाम है बट उतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना पर आपको माइंड में तो काम चल जाएगा। चलिए एक मिनट रुक जाइए, ठीक है, लेट मी इरेज फर्स्ट। इसके अलावा चलिए अब देखिए यहाँ पर स्पेन का ऑप्शन दिया, तो इससे आपको क्या याद पड़ता है। याद कीजिएगा तो फ्रांस में जो लुइस 16 था वो बिलोंग करता था बर्बो डायनेस्टी का, याद होगा आपको। और इसी कॉलेजिया डायनेस्टी का किंग जो थे वो रूल कर रहे थे इटली के एक पार्ट में, जहाँ से उनको भगा दिया गया। तो कॉलेजिया स्पेन के जो थे कॉलेजिया बर्बो डायनेस्टी वाले, उनका रूल था कुछ पार्ट ऑफ इटली में। ग्रीस आपने पढ़ा होगा, एक वर्ड लिखा होगा आई थिंक क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, ये वर्ड याद रखिएगा। क्यों लीजिए यूरोपीय सभ्यता का पालना, क्रेडल, ये कहा गया है ग्रीस को। और 1821 में, तो मुझे याद पड़ रहा है, शुरू हुआ था ग्रीस का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो 1832 में खत्म हुआ विद द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ये ट्रीटी है 32 में हुआ था, और ग्रीक को न्यू कंट्री ग्रीक को मिला था मान्यता कि हाँ भाई एक कंट्री है, एक नया कंट्री है। ठीक है, ग्रीस हो गया, आपका ऑस्ट्रिया ही गया था, कहाँ गया, हाँ ड्यूक मेटरनिश। हाँ एक और चीज ठीक है, बुक में कैसे लिखा हुआ है स्टेटमेंट कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस तो होल्ड यूरोप कैचेस कोल्ड। हाँ, व्हेन फ्रांस स्नीजेस होल यूरोप कैचेज कोल्ड, ये स्टेटमेंट भी था इसी का, ड्यूक मेटरनिश का, जो बिलोंग करता था आपका ऑस्ट्रिया से। तो देखा आपने, एक क्वेश्चन के चलते हमारा मोटा मोटी इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटीज हैं फर्स्ट चैप्टर के हमने कवर कर लिया। ऐसे अगर आप चीज़ों को रिवाइज करते हैं तो ट्रस्ट में SST इतना आसान और मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट कुछ नहीं है, कम टाइम पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हुआ एक क्वेश्चन का कॉलेजियल डेटा एनालिसिस। चलिए अब हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन है AR बेस्ड क्वेश्चन आपका है, बड़ा पढ़ते हैं कि कह रहा है कि द सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 21 वाज बाल्कन, ट्रू स्टेटमेंट है। और बाल्कन का एक बड़ा हिस्सा था अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटोमन पर, भी ट्रू है। देख लीजिए यहाँ पर ये आपका सीधे बुक में दिया हुआ है दोनों स्टेटमेंट। तो हाँ, ये दोनों जो का स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। दैट मीन्स हमारा A and R बोथ आर ट्रू एंड R एक्सप्लेन्स करेक्टली A, सही है। वेट अ मिनट, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग ये कह रहा है, यहाँ 4 इवेंट दिए हुए हैं, इनका को अरेंज करना है कहिए इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब जो सबसे पहले हुआ पहले वो ऑप्शन आएगा, बाद वाले बाद में। चलिए देखिए इसको कैसे डील करते हैं हम लोग। चलिए मान लेते हैं हमको इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इवेंट कब इवेंट कौन हुआ, तो मुझे सबका आइडिया नहीं है, तो 2 का आइडिया है, एक का आइडिया है, तो इस पर हम गेस करते हैं कैसे आप स्मार्ट गेस ले सकते हैं। चलिए ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, इटली का यूनिफिकेशन, सेम कह लीजिए
जर्मनी का यूनिफिकेशन और नेपोलियन का हार। तो आपको बेसिक भी आइडिया होगा ना, चैप्टर का तुमने पढ़ा होगा, नेपोलियन का हार पहले हुआ था, किस साल में हुआ था, गोली मारिए इसको। ना पता है कि चारों इवेंट में ना जो सबसे पहला इवेंट हुआ होगा वो क्या हुआ था, नेपोलियन का हार हुआ था। हम जानते हैं इटली का यूनिफिकेशन बहुत बाद में हुआ, सेम कहानी जर्मनी का भी। तुमको ये आइडिया मिल गया कि भाई इन चारों में जो पहली घटना घटी होगी वो आपका क्या होगा, नेपोलियन का डिफीट। क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो तुमने पढ़ा होगा कि देखिए जो आपका स्टोरी है नेपोलियन का वो पहले बुक में दिया हुआ है, बाकी सब बाद में दिया हुआ है। दैट मीन्स कि अगर हम एक बात करते हैं बेसिक लॉजिक के हिसाब से, जो कि ये किसका कहानी बुक में पहले दिया हुआ है, ये सब बाद में दिया था। अगर आपको ये नहीं पता है कि कहाँ दिया हुआ है, को पता है कि भाई ये तो आपका जो जहाँ पॉलिशन शुरू होता है वहाँ तो ये नहीं दिया हुआ है, अगर आपको नहीं पता है तो इफ यू नो वेरी गुड। ओके, तो हमको ये आइडिया मिल गया कि जो सबसे जो पहली घटना घटी होगी वो 2 रही होगी। कह देखते हैं भाई, फर्स्ट 1 दिया है गलत, यहाँ पे फर्स्ट में 4 दिया है गलत, यानी कि हमारा ये 2 गो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। देखो बस एक के दम पे ये घटना पहले हुआ होगा, हमने जहाँ हमको 4 में 2 गेस करना था, हमने इसको 2 को एलिमिनेट कर दिया। अब बचते हैं 2 ऑप्शन, ठीक है, देखते हैं हम लोग आगे। ओके, यानी कि तो अच्छा हमारा पहला ये हो गया। चलिए बात करते हैं, इतना हमको पता है ना भाई कि ठीक है भाई, तो ये देखो लास्ट में हुआ था, अंत में हुआ था, उससे पहले आपका ये हो गया था। दैट मीन्स 2 के बाद 1 आना चाहिए। देखिए 2 के बाद 1, 2 के बाद 1, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन सी लग रहा है कि सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 के बाद 3 आ गया है। फिर ये क्या लिखा है, फिर लिखा है 4, मतलब देखिए ये T1 पे हुआ, ये 2 पे हुआ, ऑप्शन कहाँ रहा है कि भाई ये 3rd पे हुआ, फिर पर 4 दिया है और ये लास्ट में हुआ होगा। लेकिन एज पर द बुक ये दिखाता है घटना 1861 में, ये दिखाता है 1871 में। मतलब आपको एज पर द बुक आपका जो राइट आपका आंसर होना चाहिए था वो था 2, तब 1, तब 3 और तब 4, और ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं दिया हुआ है। इसीलिए सीबीएसई बोर्ड ने माना है कि जिस भी बच्चे ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, मार्क माय वर्ड, जिसने अटेम्प्ट किया होगा उसने कोई ऑप्शन भरा हो उसको मार्क्स मिला होगा, क्योंकि गलती बोर्ड की है न कि बच्चे की। बट मान लो अपने अपने क्वेश्चन तब टच नहीं किया, भाई हो सके आपको नहीं आता हो, आते हैं कि भाई ऑप्शन गलती से छोड़ते हैं, बाद में देखा जाएगा, आपने छोड़ दिया होगा तो मार्क्स नहीं मिला होगा। आपने कुछ भी लिखा होगा गलती, इसमें ऑल आर रॉन्ग ऑप्शन, को मार्क्स मिल गया होगा, ठीक है। 4 में आते हैं, सेम चीज कह रहा है कि कौन इसमें से आपका करेक्टली मैच्ड है। फिर बात करते हैं भाई, चलिए। तो मुझे याद पड़ रहा है शायद ये 2 को नाम तो आपके कोर्स में बुक में आया ही नहीं गया। दैट मीन्स आपका 1 और ए और बी का एलिमिनेट हो गया। सी का नाम CR दास का नाम आया है, याद कीजिएगा, वो आया था स्वराज पार्टी के बनाने के लिए। ये फॉर्म हुआ था 1923 में आफ्टर द डॉक्टर ड्रॉप ऑफ विथड्रॉल ऑफ MCM, ठीक है। ये भी ऊपर गलत हो गया क्योंकि इसका मैचिंग यहाँ दिया है, पर देखिएगा एक्चुअली में भगत सिंह का संबंध इससे है, पटेल साहब का संबंध इससे है, ये आपका दास जी हो गए। और आपका याद कीजिएगा एक बुक का नाम लिखा है बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र, ये बताइएगा मुझे कि जब इंडिया लौटे और इसलिए वो नहीं जाके इस ग्रुप बने के अपनी अपनी टीम बनाई, ग्रुप बनाई, नाम था अवध किसान सभा। तो ये किस कंट्री में इंडिया से काम करने कहाँ गए थे, इनको फोर्सफुली कहाँ ले गया था, और मतलब किस कंट्री से लौट के इंडिया आए थे, ये आपका होमवर्क थे सॉरी। और ट्राई टू आंसर इट कि ये किस कंट्री से लौट के इंडिया आए थे और इन्होंने क्या फॉर्म किया था, अवध किसान सभा, और इसमें इनको सपोर्ट मिला था नेहरू जी का। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगेन कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, चलिए बात करते हैं। फेरस, अब जानते हैं लोहा यानी मेटल, यानी सिंपली हम बात कर रहे हैं मेटल का यहाँ पर, इसे मैच कराने के लिए। तो जानते हैं नेचुरल गैस मेटल तो नहीं है, एलिमिनेटेड। चलिए नॉन फेरस, फेरस हो गया मेटल, ये पे क्या हो जाएगा, नॉन मेटल, ठीक है। बट निकल हमारा मेटल है,
अगेन रॉन्ग बोले मैचिंग। तो जब ऑप्शन 4 देखते हैं, एनर्जी मिनरल्स, एनर्जी पढ़ा होगा, कोल, पेट्रोल, गैस या कोबाल्ट दिया है, मेटल, गलत हो गया आपका। तो देखिए हमने 3 को हमने एलिमिनेट कर लिया। अब चौथा ही जो बचता है जो सही होना चाहिए ऑप्शन में 4 ही सही ऑप्शन है। देखिए आगे आते हैं, सेम चीज, कुछ आपको डाटा दिया हुआ है और ऑप्शन क्लिक करने हैं हमको, ठीक है, पढ़ते हैं। रबी क्रॉप कब बोते हैं भाई, विंटर में, सही ऑप्शन है। बोते हैं कल जी अक्टूबर टू दिसंबर, हार्वेस्ट करते हैं अप्रैल टू जून, सही ऑप्शन है। अरे सभी थर्ड को छोड़ के चल रहे हैं, ठीक है, हटाइए इसको, देखा जाएगा बाद में देखा जाएगा। आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, याद कीजिएगा, एक वर्ड आया था ग्रीन रेवोल्यूशन, पंजाब हरियाणा साइड में कामयाब हो पाया। और यहाँ पर वीट और राइस की हम बात करते हैं, एक लिखा है कि पंजाब हरियाणा यूपी में वीट ठीक ठाक होता है, राइट आंसर। मतलब आपका 1 2 4, 1 सही, 2 सही, 4 सही। तो जानते हैं कॉटन, जूट, देखिएगा दिस क्रॉप्स नीड मोर वाटर, और ये मतलब बात करेंगे तो जहाँ आप पढ़ा होगा जहाँ वाटर अच्छा लगता है हम खरीफ क्रॉप को आते हैं, मतलब ये आर नॉट खरीफ। चलिए आपको ये नहीं पता है ये रबी है ये खरीफ है, तो देखिए क्या चारों ऑप्शन साथ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो साथ में देखो, हम जानते हैं 1 सही है, 2 भी सही है, 4 भी सही है, पर देखो यहाँ पर 1 है 4 है, 2 नहीं दिया है, 2 सही है तो छाट देंगे इसको। यहाँ देखिए 1 सही है, 1 मिसिंग है, एलिमिनेटेड। 1 2 4 सब दिया हुआ है। देखिए यहाँ आपका वो 3 का आइडिया नहीं है, हमको पता है 4 सही है, 4 मिसिंग है, एलिमिनेटेड। ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। आगे यहाँ आते हैं भाई सॉइल टाइप। चलिए देखिए, ठीक है, 3 पॉइंट दिया है। चलिए आपको बात करते हैं, आपको किसके बारे में बात कर रहा है आपको नहीं आइडिया है, लेकिन जिसने में पढ़ा होगा वर्ड लिखा हुआ है लीचिंग ड्यू टू हेवी रेन। अब इसको ये वर्ड याद होगा बुक पे, भाई लीचिंग कहीं पढ़े थे हम, लीचिंग कहाँ पढ़े थे, एट राइट सॉइल में। तो हो गया जवाब आपका। हम बात कर रहे हैं किस सॉइल का, एट राइट सॉइल का। तो मकसद ये कि तीनों पॉइंट जो भी डाटा दिया गया है आपको सबकी जानकारी होगी तभी बनेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा यूज योर कॉमन सेंस, थोड़ा सा सोचिए, जवाब 1 पॉइंट से 2 पॉइंट से भी निकल सकता है। देखते हैं हम लोग ब्लैक सॉइल जानते हैं, एक और नाम है रेगुर सॉइल, और ये कॉटन की खेती के लिए बहुत फेमस होता है। और ये बेसिकली किस साइड में मिलता है, इसका एरिया क्या है, लोकेशन क्या है, पढ़ लीजिएगा आप लोग कोई। इन तीनों सॉइल के बारे में 3-3 पॉइंट आप अभी पढ़ लीजिए, वीडियो के बाद आपका ये सेगमेंट रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पढ़ते हैं भाई, चलिए कह रहा है कि कौन सा टर्म यूज किया जाता है जो मतलब जो सपोर्ट करता है वीमेन का, तो कह लीजिए सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इक्वालिटी को। तो ये कौन लोग होते हैं, फेमिनिस्ट। देखिए फेमिनिस्ट, ठीक है, पॉलिटिकल लीगल कह लीजिए आप, तो बुक का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। आगे आते हैं, चलिए भाई पूजा भाई, ओके। देखिए ये कह रहा है आपसे यहाँ पे कि जो भी यहाँ डाटा दिया गया है वो क्या दिखाता है इंडिया के बारे में। इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ट्रू बात है भाई। और कर हमारे यहाँ हर कम्युनिटी को फ्रीडम है, प्रोफेस करे प्रोटेस्ट करे किसी धर्म को, इंडिया में फुल फ्री है, फुल ट्रू है भाई। तो ये करा, तो इस चीज़ों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म, संविधान में किस टर्म का इस्तेमाल किया गया है, सेकुलर। पढ़ा होगा, हम भी कहते हैं कि आपका सबका संविधान भी कहता है इंडिया इज अ सेकुलर नेशन, ध्यान रखिएगा। देखिए 2 वर्ड, सेकुलर सोशलिस्ट। देखिए जो हमारा प्रियम्बल है, तो ये स्टार्टिंग से ये दोनों वर्ड हमारे प्रियम्बल में नहीं थे, इनको 1976 में ऐड किया गया प्रियम्बल में थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए जानते हैं सोवरेन क्या होता है, जब मान लीजिए किसी कंट्री पे जब बाहरी दबाव काम नहीं करता है, वो कंट्री इंडिपेंडेंट है भाई, कि जो फैसला लेना है इंटरनल एक्सटर्नल वो अपनी मर्जी का मालिक होता है, उसे क्या बोलेंगे, सोवरेन। और पब्लिक पढ़ा होगा, इसमें देश का जो हेड होगा वो
कर लीजिए इट ही मस्ट बी इलेक्टेड, यानी कि जो हेड है ना वो पोस्ट फिक्स नहीं है, वो चुनाव होके आता है, कोई भी बन सकता है। जहाँ पर कंट्री का हेड फिक्स नहीं होता है, चुनाव होके आता है, उसे कंट्री कहते हैं रिपब्लिक। जैसे इंडिया है, ये रिपब्लिक कंट्री। कि भाई सबसे आसान कह लीजिए मैच कराना है, यूनियन लिस्ट मतलब लॉ के बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट के बनाएगा, नीतीश बाबू। स्टेट गवर्नमेंट कंकरेंट, दोनों की मर्जी से, दोनों की मर्जी से। रेसिडुअरी देखिए किसका मतलब क्या हुआ, बोला गया कि 1950 में जब का संविधान बन के तैयार हो गया था, उस वक्त भी जब सब्जेक्ट थे कि कौन क्या है, किसका किस पे कमांड चलेगा, बांट लिया गया था। फिर भाई ठीक है, मान लो हम आज से ठीक है 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद कुछ नए टॉपिक्स मार्केट में आएंगे, तो उस पे लॉ के बनाएगा, कानून के बनाएगा। तो साफ साफ आपको लिख दिया गया है संविधान में कि बाबू वो जो जो टॉपिक्स आएंगे जो है मेंशन नहीं है, जो बाद में आएंगे, उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें कहा जाएगा जैसे ड्यूरी सब्जेक्ट, जो संविधान में मेंशन नहीं बाद में आएंगे, और इस पे लॉ बनाएगा ओनली एंड ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ए का बी, वन का बी, वन का ए गलत, वन का सी गलत, वन का डी गलत, वन का बी सही। ठीक है, चलिए देखिए बेल्जियम ने जो अपना सेपरेट गवर्नमेंट बनाया ब्रुसेल्स में, उसका मेन मकसद क्या था। चलिए एक और चीज बोलूंगा आपसे बाबू कि रीड ऑल एग्जाम्पल्स एटलीस्ट वंस, पहले सभी ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा तब टिक मारिएगा। ये पहले क्या लिखा हुआ है, कल्चरल इवेंट को प्रमोट करना था, जब मान लेते हैं फॉर सम टाइम सही है, मान लेते हैं, बट आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन को मैनेज करना था, नो। लोकल लॉ को लाना था, इन्फोर्स करना था, नो। लिंग्विस्टिक एकोमोडेशन याद कीजिएगा, बेल्जियम में तो भाषा के लोग मुख्यतः थे, मेनली थे, एक थे डच स्पीकिंग, एक आपका थे फ्रेंच स्पीकिंग, याद कीजिएगा। एक का रीजन था वलोनिया, एक का था फ्लेमिश। अब किसका कौन था, किसका रीजन कौन था, किसकी कितनी पॉपुलेशन थी, ये आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, काम कर जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन डी मोर सूटेड है, तो तीनों का गलत हो गया। ठीक है, आगे आते हैं। किस कंट्री के पास टू पार्टी सिस्टम है, यूके है, यूएसए भी है। ठीक है, यूके यूएसए बोथ फॉलो टू पार्टी सिस्टम, चाइना वन पार्टी सिस्टम, इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम। पाकिस्तान का भरोसा नहीं है भाई, यहाँ पर कह लीजिए चुनाव तो होते हैं, पर मेन मालिक वहाँ की मिलिट्री होती है। चमन तब जो पीएम वगैरह को मार दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, इसका बात नहीं कर रहे हैं, मतलब जस्ट इग्नोर इट। ओके, अच्छा दूसरी बात पढ़ा होगा, एक इसी में देख लेते हैं। फेडरेशन पढ़ा होगा, दो टाइप का, एक था कमिंग टुगेदर, एक था होल्डिंग टुगेदर। जैसे इंडिया यहाँ आता है होल्डिंग में, यहाँ आपका शायद यूएसए आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। तो कम से कम जितना एग्जाम्पल दिया है बुक में आपका, दोनों फेडरेशन में किस टाइप में कौन सा कंट्री का एग्जाम्पल दिया गया है, इसको याद देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, जब आंसर हो गया यूके। आगे आते हैं, चेक्स एंड बैलेंस क्या करेगा भाई, क्या करता है, ये वर्ड दिखा है आपको एनसीईआरटी में। ठीक है, पहले पढ़ते हैं ऑप्शंस के, ऑप्शन से हमें क्या आइडिया मिलता है। ये ट्राई करता है टू एस्टैब्लिश डायरेक्ट गवर्नमेंट, नो कभी नहीं। ये ट्राई करता है कि पावर का क्या हो, बंटवारा हो, सही लग रहा है हमको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरे ये रोकता है कि हम संविधान में कोई बदलाव नहीं कर सकते, गलत भाई, पूरी गलत हो गया ये। और चाहता है एब्सोल्यूट पावर एक ब्रांच के पास हो, नो नेवर। में क्या मिलेगा, ऑप्शन 2 सेपरेशन ऑफ पावर, ऑप्शन बी। चलिए देखिए यहाँ पर किसी फैमिली मेंबर्स का मंथली इनकम दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए घर में 4 लोग हैं, चारों का क्या दिखा रहा है, मंथली इनकम, और क्या पूछा है, एवरेज। मतलब मैथ में पढ़ा होगा, चूंकि 4 लोग हैं तो चारों का जोड़ के 4 से भाग कर दीजिएगा, देखिएगा ऑप्शन आपका सी चला आएगा। देखते हैं कह रहा है कि वर्ल्ड बैंक इनमें से किस इंडेक्स को तो कह लीजिए कि मोर वैल्यू फॉर कैलकुलेटिंग डेवलपमेंट। IMR अभी क्या होता है डिफाइन कर लीजिएगा, इक्वालिटी बात नहीं करता है ये वर्ल्ड बैंक इंडेक्स के लिए। BMI
कैसे निकालते हैं देख लीजिएगा। हाँ, पर कैपिटा इनकम जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है टोटल पॉपुलेशन बटा टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री। तो हाँ, वर्ल्ड बैंक गिव्स मोर वेटेज टू पीसीआई फॉर कैलकुलेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। और चीज याद रखिएगा, देखिएगा आपका बुक में दिया हुआ है कि इतना डॉलर किसी कंट्री का पीसीआई है तो वो उसे क्या बोलेंगे, रिच। इतना डॉलर से कम है तो उसे पुअर बोला जाएगा। और बीच में क्या आता है, मिडिल। तो कितना फिगर बुक में दिया हुआ है, देखिएगा लेटेस्ट बुक, नॉट ओल्ड बुक। तो न्यू बुक में जो फिगर दिया गया है, लेट मी चेक इट फॉर यू। देखिए यहाँ आपका दिया है किताब में आपका कि यूएस डॉलर 49,300 पर ईयर पर एनम। जिस भी कंट्री का इतना पर कैपिटा इनकम है उसे कहा जाता है हाई इनकम, और कह लीजिए रिच कंट्री। और हाई इनकम कंट्री और कह लीजिए जिसका कह लीजिए पर कैपिटा इनकम आपका 6700 से कम है, सॉरी $2500 से कम है, उसे बोलेंगे लो इनकम और पुअर कंट्री। ठीक है। और इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया आता है मिडिल इनकम ग्रुप में। हमारा पीसीआई था $6700। ठीक है। तो ये बांटा है वर्ल्ड बैंक ने कि इतना से ज्यादा आएगा तो रिच बोला जाएगा, इससे कम आएगा तो पुअर बोला जाएगा, बाकी बीच में तो मिडिल इनकम कंट्री। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। को भरना है भाई अपर और अब रुकावट को, बैरियर को, प्रतिबंध को हटा रहे हैं, यानी आप खुद को क्या कर रहे हैं, उदार, लिबरल, मतलब लिबरलाइजेशन। देखिएगा एक वर्ड लिखा है डिसइन्वेस्टमेंट। देखिए क्या होता है, जब गवर्नमेंट कंपनियों में, गवर्नमेंट का लीजिए इंडस्ट्रीज की कंपनीज का ऑनरशिप या कह लीजिए शेयर होल्डिंग कम करती है, जैसे बाई गिविंग टू कह लीजिए प्राइवेट पीपल। जैसे गौर करो, मान लीजिए एल आई सी मान लेते हैं। ठीक है, फिर पहले क्या था कि 100% इसका कंट्रोल मान लीजिए था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। बट लाइक भाई हमको कुछ पैसे की आवश्यकता है, गवर्नमेंट थिंक यू नीड सम मनी अर्जेंटली, तो वो बोलते ठीक है काम करो भाई, क्या 95% अब स्टेक हम रखेंगे और 5% हम ऑफर करते हैं, इसके पास पैसा है, पैसा लेके इतना पैसा लेके आओ और 5% का मालिक तुम बन गया। तो जब गवर्नमेंट अपना स्टेक कम करती है उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, SEZ। मान लीजिए बेसिकली किसी एरिया में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, एक खास जगह पे गवर्नमेंट आपका मतलब कह लीजिए मिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए सब हर चीज़ का सुविधा है, सबका टैक्स कम लगेगा, बिजली बिल है, सब तक मतलब बिजनेस ठीक से ग्रो हो सके, उसे हम लोग कहते हैं SEZ। और देखिए जो फॉरेन कंपनियां, फॉरेन पीपल जो लोग अपने पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसे कहते हैं FDI। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। करे ये कौन सा एग्जांपल है ऑर्गेनाइज सेक्टर का, तो भाई तो इसका उल्टा भी होता होगा, कहेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पढ़ा होगा। देखिए भाई फार्मर कहाँ आएगा, जब आएगा अनऑर्गेनाइज में आएगा। हैंड वीवर सेम, हेडलोड वर्कर सेम, टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल ऑर्गेनाइज। तो समझ कह लीजिए एक ऐसा सेक्टर कह लीजिए यहाँ पर हर काम का एक क्लियर नियम कानून है, जॉब देना है, हटाना है, सैलरी क्या है, छुट्टी कब है, एक प्री प्लान सब कुछ है, उसे कहते हैं हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर। हमारा क्या हो गया, मार्ट साहब का हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कौन सा एक प्रोस्पेरस फार्मर का डेवलपमेंट गोल हो सकता है। बेटर वेजेज मान लेते हैं, हाई सपोर्ट फॉर क्रॉप्स मान लेते हैं, हाई फैमिली इनकम मान लेते हैं, मोर डेज फॉर वर्क मान लेते हैं। तो क्या चारों ऑप्शन साथ दिया है, नहीं दिया है, मतलब जब ने माना था वो गलत माना था, याद करना पड़ेगा। मतलब भाई √3 को की रचना है कोई चीज। चलिए अब यहाँ पर ये नहीं होगा मेरे भाई बंधु, ये नहीं होगा। ये किसके लिए होता है, मजदूरों के लिए जो मजदूरी करते हैं। ठीक है, यहाँ बात कर रहा है प्रोस्पेरस भाई खुद सबका रिच फार्मर है तो उसको मजदूरी से कोई बहस नहीं है, उसको काम
चाहिए, मोर डेज, उसको कोई बहस नहीं है। ये दोनों डिमांड है वर्कर्स के, तो नॉट फार्मर के। तो ये दोनों आपका खत्म हो गया। क्या बच गया? 2 और 3। देखो C2 और 3, ठीक है। क्या देखते हैं भाई, क्या कर रहा है कि देखो, जो आपको लोन देते हैं ना लेंडर्स, वो कोलेट्रल आपसे क्यों मांगते हैं लोन देने के लिए, लोन देने के बदले में। बात करते हैं, पढ़िए। देखिए देखिए, आप इसको कोलेट्रल, इसको आप गिरवी कर सकते हैं, जो आप गिरवी रखते हैं, ठीक है। कह रहा है आप गिरवी क्यों रखते हैं, ताकि आपको उस पर इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा? नो, बातें नहीं होती इंटरेस्ट रेट की। आपका उस रिश्ता अच्छा हो जाएगा? ना भाई, नो रिश्ता रिश्ता। आपका प्रॉफिट का हिस्सा बढ़ जाएगा? नहीं भाई। हाँ, इसलिए कि अगर आपका डिफ़ॉल्ट हो गया लोन पेमेंट करने पे, मान लीजिए आप लोन आप पे नहीं कर पाए, तो जो आपने गिरवी रखा है, जो भी हो, मतलब गहना हो, प्रॉपर्टी जो भी हो, वो बेच के अपना लॉस पूरा कर लेगा। यानी कि वो कोलेट्रल इसलिए लेता है, अगर कहीं भूले भटक के आप फेल हो गए, लोन नहीं दे पाया, तो उसका पैसा डूबे नहीं, वो आपके कोलेट्रल को बेच के अपना लॉस रिकवर कर ले। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए बात करते हैं बैंक चेक के बारे में, ठीक है। फिगर दिया हुआ है, तो बस देखिएगा, आपका देखो सेम फोटो देखिएगा, आपको बुक में दिया हुआ है, ठीक है। बात करते हैं, और है पूछा है भाई कि बैंक के पास इनकम कहाँ से होता है। बात करते हैं, तो बैंक पैसा कहाँ से कमाता है, क्या लिखा है भाई? तो डिफरेंस होगा जो अमाउंट डिपॉजिटेड एंड बोरोड बाय बैंक टू आरबीआई, यानी कि जो बैंक ने जो पैसा आरबीआई को दिया है और जो लिया है, जो उसका डिफरेंस होगा, तो बैंक का इनकम है। नहीं भाई, आगे बढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू डिपोजिटर्स। तो कह लीजिए कि जो इनकम का जो डिफरेंस आएगा, है ना, कि मान लीजिए सपोज पढ़ा होगा कि सॉरी, पढ़ा होगा कि बैंक में आप जब पैसा जमा करते हैं, तो बैंक आपको इंटरेस्ट उस पर देता है, इंटरेस्ट लो। लेकिन वही जब बैंक किसी को लोन देता है ना बाबू, तो लोन के पे वो लोगों से इंटरेस्ट रेट हाई रखता है। आपको इंटरेस्ट कम दे रहा है, पैसा अपना बैंक में पार्क किया, जमा किया है, और जिसको बैंक लोन दे रहा है उसको इंटरेस्ट अधिका लेता है। आपका इंटरेस्ट कम था, वो इंटरेस्ट अधिका लिया है। ये डिफरेंस यहाँ पर है, यही है बैंक का इनकम। ऑप्शन कभी देख लीजिएगा, सही हो जाएगा आपका। देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का एंड में दिया हुआ है, फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स, नॉट फॉर यू। ओके, तो रीड केयरफुली कि कौन आपके लिए, कौन इन लोगों के लिए है, ठीक है। तो पूछा, देखिए भाई, कि फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट को लोन को इंडिया में कौन रेगुलेट करता है? सबका बॉस आरबीआई, ठीक है। जहां मैंने बात होगा लोन का, बैंक का, फाइनेंस वगैरह का, तो जनरली एक वर्ड माइंड में आता है, वो है सबका बॉस आरबीआई। तो दोस्तों, इस तरीके से आप और चीज़ों को रिवाइज करते हैं तो कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ रिवाइज कर पाइएगा। और थोड़ा सा खुद को टाइम दीजिए, सेट बनाता है, और आप सेट बना रहे हैं तो सेट बनाने का साथ साथ उसको एनालाइज कीजिए। विदाउट एनालिसिस सब बेकार है। और इसमें हमने बस डील किया है सिर्फ एमसीक्यू को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसके, तो किस क्वेश्चन से कैसे टैकल करना है, क्या वर्ड लिखना है, क्या वर्ड छोड़ना है, कितना लिखना है, सब हम जब नेक्स्ट वीडियो आएगा एक आध दिन में, तब होपफुली कल ही चला है, वहाँ हम देखेंगे कि आंसर राइटिंग एसएसटी में कैसे करके, जो सेम चीज़ जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है उसको भी कैसे टैकल करना है, हम लोग कल बात करेंगे। तो प्लीज़, और अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, और जो भी कमेंट वगैरह आपको जो पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, प्लीज़ उनके जो अवेलेबल कमेंट्स है, फीडबैक है, हमेशा वेलकम है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।